हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट ओके रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज सब बच्चों को मेरी आवाज भी आ रही होगी और क्लास भी दिखाई दे रही होगी। तो बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस, इस चैप्टर के अंदर टोटल मिला के 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 चल रही है। यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। और सुंदर सा कलर यहां से सेलेक्ट कर लो, एक बारी ग्रीन बना दूं, जरा इसको हरा भरा रंग बना दूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 2 आपका है। और इस चैप्टर का यानी यूनिट का नाम है फिस्कल फंक्शंस। रिचर्ड मसग्रेव या रिचर्ड मुसग्रेव, जो मर्जी बोल लो, उसके हिसाब से पढ़ना है चैप्टर ये। वो कहते हैं एक देश की सरकार के 3 काम होते हैं, यानी गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी, 3 फंक्शंस होते हैं। फंक्शन नंबर 1 एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शंस में हम ये देखते हैं कि जो देश के रिसोर्सेस है वो कहां लगने चाहिए, कौन कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए रिसोर्स लगाने के बाद, क्या चीजें देश के लिए ज्यादा जरूरी है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये देश में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए होता है। थोड़ा गरीब तबका है जो, उसके पास फैसिलिटी प्रोवाइड करके उसको थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स किया जाता है, चार्ज। अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स चार्ज करने को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। और थर्ड नंबर का फंक्शन है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। दोस्तों स्टेबलाइजेशन फंक्शन हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है। मैक्रो इकोनॉमिक, एग्जाम में ये पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी आया था। ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक, ये अकेला मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। तो बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर मैंने खजाना से ये वीडियो देख लिया है। नहीं ऐसा नहीं है दोस्त, वो पहली बार कोर्स ऐड हुआ था तो वहां पर जिस फ्लो के अंदर कराया गया था उससे डिफरेंट फ्लो अब यहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमें स्टेबलाइजेशन फंक्शन ही करना है। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन में सबसे पहले वर्ड जो यूज किया जाता है स्टेबिलिटी, इसकी बात करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टेबल होने का मतलब होता है कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंसी आपको अपनी पढ़ाई के अंदर चाहिए। बच्चे क्या करते हैं बेसिकली, कभी कभी नहीं पढ़ते, कभी कभी पढ़ते पढ़ते बहुत हद कर देते हैं, कभी बहुत कम पढ़ते हैं, कभी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ये डिसबैलेंस है ना। स्टेबिलिटी का मतलब होता है ऑलमोस्ट बैलेंसिंग सिचुएशन। आपको डेली पढ़ना है, डेली लेवल के अंदर पढ़ना है, इतना कि तुम्हारा डेली टास्क पूरा हो रहा है। आप कभी ऐसा नहीं कि बहुत कम पढ़ लो, कभी बहुत ज्यादा पढ़ लो, ये गलत रूटीन है। देखो जब यहां पर वर्ड यूज किया जाता है स्टेबिलिटी, तो उसके साथ एक और वर्ड लगाते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो प्राइस लेवल की लार्ज फ्लक्चुएशंस होती हैं। प्राइस लेवल में जो बिना अनवांटेड उछाल होता है प्राइस लेवल। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं, ये प्राइस है, इकोनॉमी के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई। कभी बहुत कम हो गया तो डिफ्लेशन हो गई, बहुत ज्यादा बहुत कम। ये प्राइस की लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन है। ऐसी लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करना, कम करना, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो हमारे देश की सरकार चाहती है इकोनॉमी के अंदर ऐसी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो एब्सेंस ऑफ सच लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये तो नॉर्मल सी भाषा है जो मैंने बताई है आपको, ठीक है। अभी इसको और तुम्हारे मॉड्यूल की भाषा से मैच करेंगे। देखो दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड का मतलब देश में टोटल डिमांड कितनी है, ठीक है। देश में टोटल लोगों ने कितना सामान खरीदने की इच्छा प्रकट की है। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब देश का टोटल प्रोडक्शन कितना है, देश में टोटल प्रोडक्शन कितना है, कितना आउटपुट बनाया गया है, ठीक है जी। मान लो देश के अंदर आउटपुट बहुत ज्यादा बना दिया,
आउटपुट बना दिया मान लो एग्जांपल के तौर पे 1000 यूनिट का, लेकिन डिमांड बहुत कम है, डिमांड है मान लो 200 यूनिट की, तो यार यहां पर लोग सामान कम खरीदना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में प्रोड्यूसर्स का माल बिकेगा नहीं क्योंकि लोग खरीदना चाहते नहीं, तो ये बेकार सिचुएशन है। ऐसे में प्रोड्यूसर्स को अपना माल बेचने के लिए प्राइस को बहुत कम करना पड़ता है, तो ये सिचुएशन बहुत बेकार होती है। इस सिचुएशन में हम बोलेंगे स्टेबिलिटी नहीं आई है, प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो स्टेबिलिटी यानी प्राइस को कंसिस्टेंट बनाने के लिए, प्राइस को स्टेबल बनाने के लिए डिमांड और सप्लाई का बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब मान लो देश के अंदर एग्रीगेट सप्लाई यानी देश का टोटल प्रोडक्शन 1000 यूनिट का है, दूसरी सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं, और देश में डिमांड है 15,000 यूनिट की, तो इधर डिमांड बहुत ज्यादा है, इधर सप्लाई बहुत कम है, तो प्रोड्यूसर्स को पता लग जाएगा लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन माल है नहीं, तो ये जानबूझकर रेट बढ़ाने लग जाएंगे, यहां प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो बोलते हैं जब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है, क्या मिसमैच यानी जब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो प्राइस लेवल के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो यार ये डिमांड सप्लाई का मैच कराओ। तो एग्जैक्टली अब बात करते हैं मॉड्यूल क्या बोलता है, ये तो मैंने आपको बेस समझाया है, अब आईसीआई के मॉड्यूल पे आ जाते हैं। आईसीआई के मॉड्यूल पे आ जाते हैं। आईसीआई का मॉड्यूल क्या बोलता है? मॉड्यूल बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब इन तीन चीजों से है, इन तीन चीजों को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई है। पहली कंडीशन यानी कंडीशन बोल रखी है, कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। पहली, इकोनॉमीज आउटपुट मैचेस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, इकोनॉमी का प्रोडक्शन इकोनॉमी की औकात से मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की औकात है कि वो 1000 समोसे बना सकती है, लेकिन इकोनॉमी बना रही है 100 समोसे, तो ऐसे में प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन रहेगी रहेगी, समझ रहे हो? तो 100 समोसे नहीं 1000 बना सकती है तो 1000 ही बनाए, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करे। दूसरा बोल रखा है इकोनॉमी की टोटल स्पेंडिंग, टोटल स्पेंडिंग का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड, मैचेस इट्स टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई से मैच करना चाहिए। और इकोनॉमीज लेबर रिसोर्सेस, लेबर रिसोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉय, इकोनॉमी के एम्प्लॉइज आर फुली एम्प्लॉयड, इनकी पूरी सबकी नौकरी लग जानी चाहिए। एंड इन्फ्लेशन इज लो एंड स्टेबल, यानी प्राइस लेवल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्राइस लेवल कम से कम होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम हो जाए, स्टेबल होना चाहिए, इन्फ्लेशन लो और स्टेबल होनी चाहिए। इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे देश में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है। प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब देखो भैया, मान लो इसकी बात कर देते हैं, यहां पर बोलता है रिचर्ड मस्ग्रेव बोलता है, कहता है अमेरिका जैसी मार्केट इकोनॉमी है ना, वहां पर सरकार की दखलंदाजी कम है, लेकिन सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी ना तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो सकती। अगर सरकार बीच में नहीं घुसेगी तो प्राइस लेवल उछलता कूदता रहेगा। क्यों भैया? प्रोड्यूसर बड़े चालाक होते हैं, उनको पता है कि दिवाली पे पटाखों की डिमांड बढ़ेगी, तो वो दिवाली पे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं, लिमिट में प्रोडक्शन करेंगे ताकि उसको महंगा बेच पाए। उनको पता है कि 15 अगस्त पे पतंगों की डिमांड बढ़ेगी, तो पतंगों का भी लिमिट में प्रोडक्शन करेंगे ताकि उनको महंगे रेट में बेच पाए। लेकिन जब सरकार बीच में इंटरफेयर करेगी ना, तो वो सरकार के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। खैर इंडिया पे तो ये रूल लागू नहीं होता, पतंग और बम पटाखों पे ये रूल लागू नहीं होता। यहां पर रिचर्ड मस्ग्रेव ने एक मार्केट इकोनॉमी की बात की थी, ठीक है, वेरी गुड यश, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन में? कहता है कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन ये एंश्योर करता है, ये यकीन दिलाता है, क्या अचीवमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब होगी, सॉरी, कहते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन एंश्योर करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तीन बातें इसने बोल दी है। कहता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब इन तीन चीजों से है, तीन चीजों से है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब इकोनॉमी का टोटल आउटपुट
इकोनॉमी की टोटल स्पेंडिंग से मैच कर जाए, एम्प्लॉयमेंट पूरी बनी रहे लेबर रिसोर्सेज के साथ, और प्राइस लेवल भी स्टेबल रहे। उन्हीं बातों को बोल रहा है। कहता है इसके पीछे कारण क्या है, रैशनल क्या है। रैशनल का मतलब होता है रीजन। तो बोलता है अ मार्केट इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट। कहता है अमेरिका जापान जैसी मार्केट इकोनॉमी अपने आप ही फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ जाती है, अपने आप ही यहां पर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है। इसलिए सरकार को द गवर्नमेंट शुड परस्यू डेलिबरेट स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। कहता है इसलिए गवर्नमेंट को जबरदस्ती, अब ये वर्ड बताता हूं, परस्यू का मतलब होता है कंटिन्यू, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज मतलब इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने की पॉलिसी को सरकार को, मतलब इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाने वाली पॉलिसीज बनाते रहना चाहिए सरकार को, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी जबरदस्ती, मतलब कुल मिला के दोबारा रिपीट करता हूं, मार्केट इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी नहीं ला सकती, इसलिए सरकार को बीच में कूदना चाहिए और स्टेबिलिटी लानी चाहिए। ठीक है, अब एक लाइन लिखी हुई है ऐसे ही तुमसे मजे लेने के लिए लिखा है इसने। कहता है कि अगर सरकार की बीच में दखलंदाजी ना हो, तो लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट करेक्टिव इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बीच में कुछ भी करेक्टिव इंटरवेंशन ना ले तो क्या होगा, द इंस्टेबिलिटी दैट अकर इन द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ रिसेशन इन्फ्लेशन मे बी प्रोलॉन्ग्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। कहता है अगर सरकार बीच में दखलंदाजी नहीं देगी तो जो इंस्टेबिलिटी है, मतलब प्राइस लेवल की फ्लक्चुएशंस है, वो बढ़ती रहेंगी। यानी रिसेशन मतलब डिफ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई, प्राइस लेवल बहुत नीचे गिर गया, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस लेवल बढ़ गया, तो ये चीजें लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे टाइम तक, ठीक है, प्रोलॉन्ग रहेंगी, लंबे टाइम तक, लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक रहेंगी, और कोजिंग एनर्मस हार्डशिप्स। हार्डशिप का मतलब बताओ आप क्या होता है। हार्डशिप का मतलब दयालु सिचुएशन में आ जाएंगे, और नहीं तो एक बार जरा प्यार से गूगली करके देखते हैं हार्डशिप मीनिंग। लो जी मित्रों, यहां लिख देते हैं हार्डशिप। हार्डशिप, हाँ, कष्ट वाली सिचुएशन में रहेंगे लोग। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा, एनर्मस का मतलब बहुत बड़ा कष्ट बना रहेगा, कष्ट कष्ट कष्ट, मजबूरी बनी रहेगी। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। दूसरी बातें भी बोलता है, एक पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट भी यहां पर कहता है स्टेबलाइजेशन इश्यू बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया डिफिकल्ट। स्टेबलाइजेशन इश्यू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका एक कंटेजियस इफेक्ट है। यानी कंटेजियस क्या होता है, कोरोना वायरस के बारे में सुना है, तो कोविड-19 के अंदर वो लोगों के अंदर फैलता गया, इस फैलाव को बोलते हैं कंटेजियस, है ना। तो कंटेजियन इफेक्ट स्टेबलाइजेशन में भी होता है। अगर अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, प्राइस लेवल अप डाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से अमेरिका से जुड़े हुए जो दूसरे देश होंगे उसमें भी ये चलने लग जाएगा। ये मैंने बिजनेस साइकिल में पढ़ाया था। बिजनेस साइकिल में भी कंटेजियन या कंटेजियस इफेक्ट होता है, तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ऑफ कंटेजियन इफेक्ट। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस, है ना। आजकल अलग अलग देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो लिखा है कंटेजियन इफेक्ट वेयर बाय इंक्रीज्ड इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। कहता है जहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनली कंट्री एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और फाइनेंशियल लेवल पे जुड़ी हुई हैं, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना। causes force of instability to get easily transmitted from one country to another country। बेसिकली बोलता है इसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी है वो एक देश की ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एक देश से दूसरे देश में। इन शॉर्ट ये बोलता हूं कि अगर एक देश में प्रॉब्लम चल रही है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच चल रहा है, तो उसकी वजह से दूसरे देश में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिका से कोई कॉमोडिटी परचेज करते हैं और अमेरिका में उसकी शॉर्टेज चल रही है, तो अमेरिका में तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारे देश में भी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका हमें बेचेगा नहीं। जब खुद के देश में शॉर्टेज है तो हमारे देश में भी शॉर्टेज हो जाएगी, तो प्राइस लेवल ऐसे बढ़ता रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। डाउट्स भी देखूंगा दोस्तों। कुल मिला के बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन कुल मिला के
स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न्ड विद परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ 5 थिंग्स। 5 चीजें देखनी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन 5 चीजों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है पूरी इकोनॉमी में। नंबर 1, लेबर की एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन। नंबर 2, ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम, इट इज एग्रीगेट सप्लाई। और तीसरा, जनरल प्राइस लेवल, जो कि प्राइस लेवल बढ़ता जाता है तो इन्फ्लेशन। और चौथे नंबर पे बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। ये क्या है भैया? देखो, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम फॉरेन करेंसी का यूज करते हैं। तो फॉरेन करेंसी हमारे देश से कितनी जा रही है और कितनी आ रही है, उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, हमारे देश की सरकार एक अकाउंट बनाती है, उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट या फिर बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट अकाउंट। तो इसमें भी ज्यादा मतलब इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और अलग है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की जो ग्रोथ है वो भी ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं, ये भी धीरे 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 बढ़नी चाहिए, एकदम से अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 5 चीजों से कंसर्न होती है स्टेबिलिटी। ये समझने वाली बात नहीं है पहली बात तो। अरे भाई, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो उसने अपनी किताब में लिखे हुए हैं, ऐसे कैसे छाप दिए और ऐसे कैसे बताने पड़ रहे हैं क्योंकि वो ये सोचता था। चलो कोई बात नहीं, अब आपको कुछ छोटी छोटी बात बताता हूं। देखो जी, मान लो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है, प्राइस लेवल इज टू हाई, तो गवर्नमेंट इसको नीचे लेकर आएगी। नीचे कैसे लेकर आएगी? देखो जी, प्राइस लेवल हाई होने का रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन होता है डिमांड बहुत ज्यादा है और देश में प्रोडक्शन बहुत कम है। मान लो 5000 बम पटाखों की डिमांड है और सिर्फ 1000 बम पटाखे अवेलेबल है, तो बम पटाखों का प्राइस गिरेगा ही गिरेगा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सेलर प्राइस बढ़ा देते हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करवाएगी, सरकार इस पे कंट्रोल करेगी, लोगों की डिमांड पे। कैसे? जब प्राइस लेवल टू हाई होगा तो सरकार लोगों के ऊपर टैक्स लगा देगी बहुत ज्यादा, तो लोगों को ये आइटम्स महंगे लगने लग जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली मतलब इसकी डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, या फिर सरकार देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कम कर देगी। मनी सप्लाई कम कैसे करती है, ज्यादा कैसे करती है? वो मॉनेटरी पॉलिसी बना के करती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, इसको चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पायल कदम एक बारी आपको समरी भी दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सरकार, अब ये तो ओवरऑल सभी चीजों के बारे में बात हो रही है, मैंने तो बम पटाखों का एग्जांपल दे दिया। मान लो देश के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है, सप्लाई बहुत कम है, रेट बढ़ गया हर चीज का, तो सरकार हर चीज पे टैक्स लगा देगी, लोगों की इनकम पे भी टैक्स लगा देगी। और सरकार जो खुद का खर्चा होता है ना, उसको भी कम कर देगी क्योंकि सरकार भी देश का हिस्सा है। ओवरऑल गवर्नमेंट देश की डिमांड को कम करवाने की कोशिश करेगी। डिमांड का तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? C+I+G। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सरकार खुद का खर्चा कम करेगी तो देश की टोटल डिमांड कम ही हो जाएगी ना। तो ऐसे में डिमांड कम होने से सेलर सोचते हैं यार अब प्राइस ज्यादा मत चार्ज कर, लोग खरीद नहीं रहे, प्राइस कम कर ले। समझे? ठीक है, तो देखो जी, डिमांड कम करवा देगी। और जो डिमांड कम करवाने की पॉलिसी होती है सरकार की, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है जी, और मनी सप्लाई कम करवाने की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। चलो जी, लेकिन अगर सरकार को दिख रहा है कि प्राइस लेवल बहुत कम है, सब कुछ सस्ते में बिक रहा है, टू लो, तो सरकार कहती है भाई फंस गए, सब कुछ सस्ते में बिक रहा है, मतलब सेलर को प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, तो लोगों को नौकरी से भी निकाल देंगे, रिसेशन आ जाएगा। राइट, तो ऐसे में सरकार सोचेगी गड़बड़ी है दया, यहां प्राइस कम क्यों हुआ है? रीजन है कि लोग सामान नहीं खरीद रहे, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो सरकार डिमांड को बढ़वा देगी। कैसे? लोगों पे से टैक्स हटा देगी, टैक्स कम करेगी। ठीक है, खुद का खर्चा भी ज्यादा करेगी। इन दोनों की वजह से देश में डिमांड बढ़ने लग जाएगी। और जो डिमांड बढ़ाने की पॉलिसी होती है इसे बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अभी तो ऐसे ही लिख रहा हूं,
आगे पढ़वा दूंगा आपको, सब कुछ अच्छे से लिख कर लाया हूं, डरो मत। और आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई देश में मनी की सप्लाई को बढ़ाने लगेगा भाई, लोगों को लोन ज्यादा देने लगेगा। मतलब आरबीआई तो नहीं देता, बैंक्स के थ्रू दिलवाएगा, ठीक है। देश में डिमांड बढ़ जाएगी तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी। तो यहां से पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस बार, मुझे लगता है ये चीज है। वो कहता है देश के अंदर गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन कैसे करती है, मतलब हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी लेकर आनी है। अभी तक जो पढ़ा है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना। अब भेजे में घुसा लो, प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, सरकार बीच में घुसेगी कैसे, उसको ठीक कैसे करेगी? तो सरकार दो तरीके से घुस सकती है। एक तो बोलेगी आरबीआई तू इंटरफेयर कर ले, तो आरबीआई इंटरफेयर करेगा मॉनेटरी पॉलिसी बना के। एक सरकार खुद इंटरफेयर करेगी, सरकार इंटरफेयर करेगी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो पहले आरबीआई की देख लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यानी आरबीआई के थ्रू इंटरफेयर किया गया है। कलर थोड़ा दूसरा रखते हैं, ये वाला रख लेते हैं, हाँ। तो इट वर्क थ्रू कंट्रोलिंग द साइज ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को यहां पर इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, विच इन टर्न वुड अफेक्ट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस, जिसकी वजह से देश में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्राइस तीनों फ्लक्चुएट हो जाते हैं। कैसे? मान लो भैया आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ा दी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, देश में टोटल डिमांड बढ़ जाएगी। ज्यादा पैसा आएगा तो लोग कंज्यूम भी ज्यादा करेंगे और इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने लगेगी तो प्राइस लेवल भी साथ साथ बढ़ने लगेगा, तो तीनों को अफेक्ट कर दिया। खैर ये बातें डिटेल में किसी और चैप्टर में होती है, यहां बस हल्का सा हिंट दिया है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट भी ऐसे ही होता है। इंटरेस्ट रेट सरकार ने अगर आरबीआई ने कम कर दिया तो लोग लोन लेने लगेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, फिर लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, वो सब। ये तो आरबीआई की इंटरवेंशन है। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे बीच में इंटरफेयर करती है वो देख लो जरा गुलाबी रंग से। तो इट डायरेक्ट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस बाय मींस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर डिसीजन एंड टैक्सेशन डिसीजन। सरकार हम लोगों के, हम इंडिविजुअल्स लोगों के और ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन होते हैं उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको डायरेक्ट करती है। कैसे? दो चीजों से। सरकार खुद के खर्चे में चेंज लाएगी या टैक्स में चेंज लाएगी। मान लो सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो यार सब डिमांड कम कर देंगे, फर्म भी और हम भी। अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो हम सब डिमांड बढ़ाने लग जाएंगे, है ना। ऐसा सरकार कब करेगी भाई? जब सरकार को डिमांड कम करवानी होगी तब करेगी, ऐसा सरकार तब करेगी, है ना। प्राइस बढ़ते हुए प्राइस को कंट्रोल करना होगा यहां पर, इसका उल्टा है यहां पर। और गवर्नमेंट कैन चूज टू स्पेंड इट such a way that it stimulate other economic activities। कहता है गवर्नमेंट चूज कर सकती है कि मुझे कुछ इस तरीके से खर्चा करना है कि जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस हो जाए। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है वो भी प्रभावित हो जाए, ठीक है। ओके, तो चलो थोड़ा सा देखते हैं। लाइन लिखी है, अगर सरकार ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर ली टू एलिवेट रिसेशन, एलिवेट का मतलब होता है रिमूव करना। देश में मान लो रिसेशन चल रहा है, प्राइस लेवल बहुत कम है, तो सरकार क्या करेगी? यहां पर बोलेगी प्राइस लेवल कम क्यों हुआ? क्योंकि लोग सामान नहीं खरीद रहे, डिमांड बहुत कम है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, राइट। तो सरकार डिमांड बढ़वाएगी। कैसे? टैक्स कम करवा देगी। कैसे? टैक्स कम करवा देगी, लोगों को माल सस्ता लगेगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। या फिर गवर्नमेंट खुद का खर्चा भी बढ़ाएगी। तो ये दो बातें करेंगी, इससे डिमांड बढ़ने लग जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। लिखा है ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और कट्स डाउन टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी इन ऑर्डर टू इंश्योर इनकम प्रोटेक्शन, यानी सरकार टैक्स कम कर देगी ताकि लोगों की इनकम बची रहे और वो खर्चा ज्यादा कर पाए। इनकम प्रोटेक्शन इसलिए, हाँ श्रेयांश बुक में सब लिखा है। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है सरकार, इट इज रिजॉर्टेड टू फॉर कंट्रोलिंग हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। जैसे कि यहां पर गवर्नमेंट डिक्रीज करती है इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज करती है टैक्सेस। तुम बोलोगे सर ये याद क्या रखना है? भाई साहब पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए तुम्हें याद रखना है कि अगर देखो जी
सरकार बनाती है फिस्कल पॉलिसी, ओवरऑल बता रहा हूं, देखो प्लीज ध्यान रखो। सरकार बनाती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में अगर सरकार डिमांड बढ़वा रही है देश में, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें सरकार टैक्स को कम करके डिमांड बढ़वा सकती है और खुद का खर्चा बढ़ा के डिमांड बढ़वा सकती है। यह पॉलिसी कहां पर यूज होती है? डिमांड बढ़वानी है सरकार को, तो जहां डिमांड कम है वहां पर यूज होती है, यानी रिसेशन के केस में यूज होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, रिसेशन के केस में कौन सी फिस्कल पॉलिसी यूज होती है? आप बताओगे एक्सपेंशनरी। ठीक है, यह बताया मैंने आपको। और जब सरकार एग्रीगेट डिमांड को कम करवाने के चक्कर में लगी रहे, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन यहीं से आएगा भाई, जितनी भी थ्योरी पढ़ा लियो, लेकिन एक बार बता दूंगा ना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसके अंदर सरकार या तो टैक्स बढ़ा देती है, सभी लोग डिमांड कम करेंगे, सरकार अपना खर्चा भी कम कर देती है। लेकिन ये वाली पॉलिसी यूज कहां पर होती है? तो इट इज यूजफुल इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए। ये लिखा था पिछली वाली स्लाइड में। ऐसे करके आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, आप इसको प्यार से ऐसे लिख दो, बन गए नोट्स। लमित कह रहा है हाँ सर ये वाला समझ में आ गया। ओके, देखो जी, एक वर्ड है यहां पर लिखा है डेफिशिट बजट। बजट का मतलब तो बताया ही नहीं इस चैप्टर में, बजट का मतलब तो यूनिट नंबर 3 में है, लेकिन फिर भी इसने बोल दिया। कहता है जो डेफिशिट बजट होता है सरकार का, मतलब घाटे वाला बजट। डेफिशिट का मतलब घाटा। जब सरकार को घाटा है, घाटा कब होता है सरकार को? जब सरकार को लगता है कि देश के अंदर टोटल खर्चे ज्यादा हैं और सरकार को जो टोटल रिसिप्ट मिलेगी वो कम है। तो खर्चे ज्यादा हैं मतलब देश की डिमांड ज्यादा है, तो कहते हैं ये वो सिचुएशन है जो देश के अंदर बिजनेस को बढ़ावा देगी। तो डेफिशिट बजट आर एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बिजनेस एक्टिविटी, स्टिमुलेट का मतलब इन्फ्लुएंस करना होता है। तो अगर बजट में डेफिशिट है तो देश के अंदर बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ये डेफिशिट हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, और सरप्लस बजट है मतलब सरकार को फायदा हो रहा है, सरकार को लोग बहुत ज्यादा टैक्स जमा करा रहे हैं, सरकार की रिसिप्ट बढ़ रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से स्लो डाउन हो जाएगी लोगों की, मतलब देश के अंदर बिजनेस एक्टिविटी। क्यों? अगर सरकार के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो मतलब लोग टैक्स ज्यादा जमा कर रहे हैं, तो लोगों के पास कम पैसा आ रहा है, मतलब कम पैसा बच रहा है, ऐसे में लोग खर्चा कम कर रहे हैं, तो डिमांड कम है। बस ये पॉइंट्स याद रखना। ठीक है जी, अदम्य अरविंद आ जाते हैं, अब डाउट्स पे आ जाते हैं। सरकार के 3 फंक्शन होते हैं, तीनों कर लिया हमने। ठीक है, एक बार बस आपको ओवरव्यू लेना है इनका। डेफिशिट बजट शिवम गर्ग वो सिचुएशन होती है जब सरकार को बजट में लॉस हो जाए, यानी सरकार को लगे कि भैया देश से पैसा कम मिल रहा है और सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, सरकार ऐसे में लोन वगैरह ले लेती है। ठीक है, सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? 15 अगस्त के आसपास पूरा कर देंगे सर, जो स्लाइड्स में उसी नोट्स, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आरन शाह वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भूमिजन करिए सर, मैंने अगर मॉड्यूल के 100% क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम में क्लियर हो जाएगी क्या? भाई देखो भूमिजन, जो क्लास में अपने मुंह से बोलता हूं ना, वो सुनना बहुत जरूरी है। ये जो बोल रहा हूं ना, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। थ्योरी तो मैं जानता हूं दुनिया जहान की बोरिंग थ्योरी दी हुई है इस चैप्टर में, समझे? लेकिन जो बोल रहा हूं वहीं से, अबे इस बार वैसे क्वेश्चन बने हैं जो मैंने मुंह से बोला है वहीं से क्वेश्चन आए हैं, समझे? प्राइस हाई होने पर प्रोडक्शन क्यों नहीं इंक्रीज करते इंस्टेड ऑफ डिमांड को कंट्रोल करना? आस्था गोयल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्राइस बहुत ज्यादा है तो जहां तक प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं वहां तक करेंगे, और प्रोडक्शन रातों रात इंक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन रातों रात टैक्स इंक्रीज हो सकता है, इसलिए जो जल्दी ठीक करे उस पर ध्यान दिया जाता है। 23 जुलाई को बजट आ रहा है, वो न्यू बजटरी पॉलिसी रहेगी। हाँ भैया चिराग, 23 जुलाई को बजट आ रहा है, वो न्यू बजटरी पॉलिसी रहेगी। हलवा सेरेमनी हो चुकी है। हलवा सेरेमनी का मतलब होता है संसद में हलवा बांटा जाता है। हलवा बट गया मतलब बजट बन गया, बजट बन चुका है, अब पब्लिक को सुनाना रह गया। मॉड्यूल के क्वेश्चन कराता हूं विकास। विक्ट्री परेड में आपका डांस बहुत बढ़िया था, थैंक यू प्रथम, आपके साथ भी सेलिब्रेट करेंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा। हाईएस्ट वेटेज चैप्टर बता दीजिए आप हमें। भाई कशिश चैप्टर नंबर 4 और 6 15-15 नंबर के हाईएस्ट वेटेज वही है। ठीक है,
कोमल, बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग होता है, वो देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर नंबर 9 में। वरुण मागजी, कंटेजियन इफेक्ट का मतलब होता है फैलाव, फैलाव वाला इफेक्ट, एक से दूसरे में फैल जाना। अरे हाँ, दिव्यांश अग्रवाल को बताना, मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, आपसे एक पोल कराना चाहूंगा। नितिन सर को एक्चुअली इन्फ्लुएंजा हो गया है, उनकी तबीयत खराब है, एक हफ्ता नितिन सर की क्लास नहीं होगी। तो क्या करें? नितिन सर की तबीयत तो खराब है, एक हफ्ता क्लास नहीं होगी, तो इंस्टीड हम क्या कर सकते हैं कि एक सेकंड, एक सेकंड, मैं नितिन सर को फोन मिलाई दूं, मैं फोन ही मिला दूं, अगर उठा ले तो। नितिन सर को मिलाना ठीक ही नहीं रहेगा, भाभी जी को मिलाता हूं। तो यार एक बात मुझे बता दो कि सर जब नेक्स्ट वीक तक ठीक हो जाएंगे तब क्लासेस ले लें, तो थम्स अप कर देना, या फिर सर पुराने बैच का रिकॉर्डेड कंटेंट दे सकते हैं एक हफ्ते तक, रिकॉर्डेड, ये चाहिए तो थम्स डाउन कर देना। आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, एक हफ्ते के बाद कंटेंट चाहिए या फिर पोल दे रहा हूं मैं, 30 सेकेंड्स के पोल हैं, भर दो, ये एक हफ्ते बाद क्लास थम्स अप, और रिकॉर्डेड चाहिए अभी तो थम्स डाउन कर देना। जैसा चाहिए तुम्हें वैसा एक बार बता दो। एक बार देख लेते हैं आप सबका रिजल्ट क्या रहा है। अच्छा, ये तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात हो गई यार। इसका मैं फोटो खींच देता हूं और एक बार भेज देता हूं, देखते हैं क्या डिसाइड कर रहे हैं। एक बार मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारे साथ टाइमलेस पोल भी चलाता रहता हूं। Redistribution policies are likely to have efficiency cost because efficiency cost का मतलब क्या होता है? देखो, जिस देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है ना, उसमें जो अमीर बंदा होता है वो ज्यादा टैक्स पे करता है। अगर तुम 5 लाख तक कमाओगे जीरो टैक्स, 10 लाख तक कमाओगे 10%, 10 से 15 लाख कमा रहे हो एक साल का तो 20%, 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो 30% टैक्स देना पड़ रहा है। जो जितना अमीर है उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। मान लो एक बंदे की सैलरी 10 लाख रुपए है, वो 10% टैक्स देता है 1 लाख रुपया, तो घर कितने ले जाता है? 9 लाख रुपया। इसकी सैलरी बढ़ गई, 11 लाख हो गई। अब इसको दूसरी ब्रैकेट में आ गए, एफिशिएंट हो गया ना, तो ज्यादा सैलरी कमा रहा है, तो मान लो 11 लाख पे उसको 20% टैक्स देना पड़ रहा है, तो 11 लाख का 20% होगा 2.2 लाख। तो घर कितने लेके जाएगा ये? 8.8 लाख। तो देखो, सैलरी बढ़ने के बाद भी घर में इसके पैसा कमा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी कॉस्ट। इसको एफिशिएंट होने के बाद भी नुकसान हो रहा है, तो ये क्या करता है भैया? तुम एफिशिएंट होने के बाद भी, सैलरी बढ़वाने के बाद भी घर में कम पैसा लेके जाने वाले हो, तो ये तुम्हें एक डिसइंसेंटिव प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। तो ये एफिशिएंसी कॉस्ट दे में क्रिएट डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड सेव। इससे बंदा क्या सेव करेगा, क्या काम करेगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? सरकार ही निचोड़ रही है। ठीक है जी, तो बी वाला यहां पर राइट आंसर है। ज्यादातर बच्चे सही है, नरूतो फरहान टॉप पे। मॉड्यूल का क्वेश्चन था,
एक और कहता है देश के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कौन सी पॉलिसी के थ्रू अचीव हो सकता है? कौन सी पॉलिसी के थ्रू? फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, या ये बकवास लिखी है? ठीक है, ये तो गलत है। देखो जी, सरकार बनाती है फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी बना के वो प्राइस को ऊपर नीचे करती है, लेकिन साथ में एक आरबीआई है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, इसको भी यूज किया जाता है। तो दोनों मिला के ये वाला सही आंसर है डी, दोनों पॉलिसीज बनाई जाती है। ये वाली डिटेल में नहीं पढ़ाई है इस चैप्टर में, क्योंकि इसके लिए चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, मैं ही जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं, कोई बुरा ना माने। क्वेश्चंस टॉप पे रहे लवेश। ठीक है, अच्छा जी, अब पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फुलफिल द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नीचे 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, कौन से एग्जांपल से यह पता लगता है कि सरकार ने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन परफॉर्म किया है? देखो जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर गरीब को थोड़ा सा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसको थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी कम की जाती है। तो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एट लो प्राइस या सब्सिडाइज्ड प्राइस टू द पुअर पीपल, ये वाला राइट आंसर यहां बनेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट की बात आ रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी की तो बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, पार्किंग द आर्मी ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि आर्मी को कहां पार्क करें, ये तो ज्योग्राफिकल पॉलिसी है। बी वाला यहां पर सही आंसर होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ था नरूतो फरहान, यहां पर सबसे सही है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है एक देश के अंदर सरकार को बीच में पंगे क्यों लेने चाहिए? एक देश की इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट की जो दखलंदाजी है, इंटरवेंशन है, वो क्यों जरूरी है? सरकार की इंटरवेंशन को जस्टिफाई करो, उसके लिए एक कारण बताओ। तो कुछ कारण लिखे हुए हैं। कहता है भाई सरकार देश में इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। यस, रीजन सही है। सरकार नीड टू मॉडिफाई द आउटकम ऑफ प्राइवेट मार्केट एक्शंस। कहता है जो मार्केट के अपने प्राइवेट एक्शंस होते हैं उनको सरकार मॉडिफाई कर सकती है, देश के लोगों के लिए सही कर सकती है। यस, ये भी सही है। मान लो मार्केट के एक्शंस है, मार्केट चाहती है कि सिर्फ मोबाइल फोन ज्यादा बने, चरस भी बिके, तो सरकार बीच में आ जाती है, बोलती है मोबाइल फोन लिमिट में बनाओ, चरस बैन करो। कर सकती है सरकार, ये भी सही है। जब दो सही हो गए तो ऑल ऑफ द अबव वाला सही हो जाएगा ना, डी। लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। नीड टू ब्रिंग जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब कहता है जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जस्टिस लाओ, मतलब इनइक्वालिटी कम करो, इसको ठीक करो। फिर कुछ लोग बोलते हैं भाई हमने तो मेहनत से कमाया है पैसा, सरकार बोलते हैं नहीं भाई नहीं, ये भी गड़बड़ी है, तुम इनइक्वालिटी कम करो। तो डी वाला यहां पर सही ऑप्शन बनता है। सबसे जल्दी दिया रुशील मित्तल, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका। ठीक है, चलो जी, एक क्वेश्चन आया आपके लिए। कहता है गवर्नमेंट देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाकर, मतलब जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके ऊपर सरकार टैक्स लगा रही है। ठीक है, उनके ऊपर टैक्स लगा रही है। इससे सरकार जो लोग बेरोजगार हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ऑफर कर रही है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको पैसा बांट रही है फ्री फंड में, किससे लेकर? उनसे, अमीरों से लेकर। तो सरकार कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाह रही है यहां पर? आप बता दो, 3 ही फंक्शन होते हैं, आप बता दो कौन सा परफॉर्म करना चाह रही है। हाँ जी, तो फिर बताया मैंने, गरीब बंदे का भला करना चाहती है, बेरोजगार का, तो गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इनइक्वालिटी को कम करना चाहती है। ये सीधा मैंने ऑप्शन ही बता दिया आपको कि क्या सही है। ज्यादातर बच्चे सही हैं, रुशील मित्तल, लवेश और देव गुप्ता, यहां पर ये 3 बच्चे टॉप पे रहे। एक और ले लो, अ अ अ अ
कहता है एक अंडर प्रिविलेज ग्रुप है। ऐसा अंडर प्रिविलेज का मतलब ऐसे लोग जिनके पास सुविधा नहीं है, इन लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार कुछ ट्रांसफर पेमेंट करती है। ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि सरकार इनको सब्सिडीज पे करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे करेगी, फ्री फंड में कुछ ना कुछ पैसा दे रही है अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो सरकार अपने तीनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है? यहां देखो जी, तीनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है? अंडर प्रिविलेज, अगेन गरीब बंदे का भला कर रही है सरकार, गरीब बंदे का भला कर रही है, तो सेम फंक्शन के ऊपर टारगेट हो रहा है। एक्चुअली ये वाला फंक्शन बहुत सारे एमसीक्यूज में दिया हुआ है। जब सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो बिना किसी टाइम में देरी किए हुए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर लो, कुछ भी वर्ड लिखा हो सकता है, कभी कभी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी भी लिखा हो सकता है। ठीक है, बड़े अटपटे चटपटे से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। देवगुप्ता, रुशील, करण, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा चलो जी, चलो जी उस्ताद। हाँ जी, गवर्नमेंट के तीनों फंक्शन हो गए हैं भाई। अब मैं एक बार आ जाता हूं इस चैप्टर के अगले सेक्शन पे, इस चैप्टर के अगले सेक्शन पे। अब कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है दोस्तों? देखो, जिस देश में एक सिंगल सरकार चलती है ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे कि चाइना, रशिया, क्यूबा, इन देशों में फेडरलिज्म नहीं होता। जिस देश में एक सरकार टॉप पे बैठी होती है, फिर उस देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल होते हैं सरकार के। उस देश में बोलते हैं कि देश की जो पावर है वो मेन तो सेंटर के हाथ में है, लेकिन वो डिवाइडेड है अलग अलग गवर्नमेंट में। ऐसे देश की सरकार को बोलते हैं कि वहां पर फेडरलिज्म चल रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है भाई, जब बोले एक होती है, देखो गवर्नमेंट दो तरीके की होती है। गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल गवर्नमेंट। सिंगल गवर्नमेंट मतलब एक ही सरकार है पूरे देश के अंदर, सिंगल गवर्नमेंट। ये कहां होता है? ये होता है चाइना में। एक होती है डिवाइडेड गवर्नमेंट। डिवाइडेड गवर्नमेंट ये होता है इंडिया में। तो इंडिया में दोस्त फेडरलिज्म है, डिवाइडेड गवर्नमेंट को बोलते हैं फेडरलिज्म। तो जो इंडिया का सरकार का जो जिम्मेदारी है, इंडिया की सरकार की जो जिम्मेदारी है वो भी डिवाइडेड है। तो यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी डिवाइडेड है। अच्छा, लेट मी रिपीट वंस अगेन, आपको क्लैरिटी दे दूं दोबारा। फेडरलिज्म का मतलब तुम समझ के चलो, सरकार का डिवीजन। एक दूसरा वर्ड है फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब सरकार की जिम्मेदारियों का डिवीजन। अब हमारे देश में सिंगल गवर्नमेंट तो नहीं है, तो हटाओ, हमारे देश में डिवाइडेड गवर्नमेंट है। जैसे कि एक मोदी जी की गवर्नमेंट है जिसकी सरकार है, क्या नाम है पार्टी का? एनडीए। एनडीए जो पार्टी है, बीजेपी प्लस अदर पार्टीज है, ये पूरे सेंटर की गवर्नमेंट है। इसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल बोल दो या यूनियन बोल दो भैया, दोनों वर्ड यूज किए जाएंगे। ठीक है, इसके अंडर में होती है हर एक राज्य की अलग अलग गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? एक स्टेट गवर्नमेंट चलती है। जैसे कि अब झारखंड में देखो तो शिबू सोरेन की सरकार है। ठीक है, पंजाब में देखो तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। यूपी में देखो तो बीजेपी की सरकार है। तो एक अलग लेवल है। अब स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी एक होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कहीं कहीं इसको बोलते हैं म्युनिसिपल गवर्नमेंट, कहीं कहीं निगम पार्षद, कहीं कहीं बोलते हैं इसको सरपंच। पंचायती के चुनाव होते हैं ना, सरपंच वगैरह, वो लोकल सिस्टम है। अलग अलग जगह ये बातें होती है, मानते हो इसको? तो इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो डिवाइडेड है, लेकिन मेन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप समझना, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड होना, और लेकिन मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहना। समझे? फिस्कल फेडरलिज्म। तो यहां पर
तुम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो? हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का पैसा। भाई यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि जो देश में टैक्स इकट्ठा किया जाता है, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठे करती है, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, कुछ टैक्स ये दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। तो फाइनेंस यानी पैसों की बात होगी। अब बोल रखा है कि जो 3 फंक्शंस है ना, 3 फंक्शंस जो रिचर्ड मसग्रेव ने बोला, राहुल रावत, 3 फंक्शंस हैं। उन 3 फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इस बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कहते हैं जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स वाला फंक्शन है, ये 2 फंक्शन ध्यान रखना। कौन कौन सा? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन, सॉरी हाँ जी दोबारा बताता हूं, ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन, ये 2 फंक्शंस, ये दोनों फंक्शन हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोल देंगे, यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देंगे। तो आप ध्यान रखना भैया, यहां पर मैं बता रहा था कि ये दोनों फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। पेपर में ये भी क्वेश्चन आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला फंक्शन परफॉर्म करती है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट सब मिलकर। समझ रहे हो? 2 बातें ध्यान रखनी है भैया। देखो ये 3 फंक्शन है, ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक, ये मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, वो वाला स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी। बस इस बात को ध्यान रखना है, ओके। फिर बता रखा है कि फिस्कल फेडरलिज्म एक ऐसी टर्म है जिसको इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड मसग्रेव ने अपनी किताब में। इसका मतलब है इट डील्स विद डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, उसके अंदर सरकार के फंक्शंस और फाइनेंस को बांट देना फिस्कल फेडरलिज्म कहलाता है। ये इन्होंने बोला था। कहता है इंडिया भी एक डिवीजन है, फेडरेशन है, 28 स्टेट की और 8 यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। वैसे फेडरेशन का मतलब यहां पर हुआ है एक टोटल यूनिट है इंडिया। इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसमें कोई फालतू की बात लिखी नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है इसके अंदर एक जुडिशियल सिस्टम भी होता है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑन इश्यू रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर। मतलब भैया अगर पावर की बात आती है, केजरीवाल जी बोलते हो मेरी चलेगी, गवर्नर साहब कहते हैं मेरी चलेगी, तो किसकी चलेगी? इसको डिसाइड करने के लिए देश के अंदर एक जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट है। कोर्ट बता देगा। अगर मान लो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बोलेगी मेरी चलेगी पंजाब में, आम आदमी पार्टी बोलेगी मेरी चलेगी पंजाब में, तो किसकी चलेगी? पावर के हिसाब से कोर्ट बता देगा, फिर कोर्ट बताएगा, ठीक है, ओके। आ जाओ जी। अब देखो दोस्तों, एक बुक है जिसमें लिखा है देश कैसे चलेगा, देश को कैसे चलाना है। देश कैसे चलाना है ये किताब में लिखा है। उस किताब का नाम बता दो जरा, बताओ कौन सी बुक में लिखा है? ऐसी कौन सी बुक है जिसमें लिखा होता है देश को कैसे चलाना है? वेरी गुड भाई। इस बुक का नाम होता है संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, मतलब रूल्स लिखे हुए हैं। उन रूल्स को बोलते हैं आर्टिकल्स। भाई इसकी लैंग्वेज अलग है। तो हमारे देश के संविधान में टोटल मिला के 448 आर्टिकल लिखे हुए हैं, 448 लाइनें हैं।
उसमें से पैसों से रिलेटेड भी कुछ लाइन है, सरकार के बजट से रिलेटेड भी कुछ लाइन है, वो तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो कुछ लाइनें हैं वो तो ये लिखी हुई है, मॉड्यूल की कटिंग यहां पर लगा दी है। आर्टिकल 268 क्या बोलता है, 269, 270, 271, 275, 282, 293। खैर इसके आने के एग्जाम में कम चांस है, एक बार अपने कॉपी के अंदर इसको लिख लेना, ठीक है। 268 बोलता है ड्यूटीज लेवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। ड्यूटीज का मतलब टैक्स। कहता है इस आर्टिकल में लिखा हुआ है वो टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी लेकिन वसूलेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। 269 में लिखा है टैक्सेस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स। 269 आर्टिकल में लिखा है ऐसे टैक्सेस जो लगाएगी भी और वसूलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन बांट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। 270 में लिखा है ऐसे टैक्सेस जो लगाए जाएंगे और कलेक्ट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यानी 69 में वो लिखा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और इकट्ठा करेगी वसूलेगी लेकिन बांट देगी सारा स्टेट को। और 270 में वो टैक्सेस हैं जो लगाएगी और वसूलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन थोड़ा खुद रखेगी थोड़ा स्टेट को बांटेगी। यहां पर दोनों बांट रहे हैं, यहां पर सारा स्टेट को दे दिया था, ठीक है। और ऐसे कुछ आर्टिकल्स लिखे हो भाई, ये इतने काम के नहीं है, बस एक बार अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। इसमें जो मेन आर्टिकल काम के वो मैं स्टार लगवाता रहूंगा, बीच बीच में बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ, काम की बात पे आ जाओ। हाँ जी, इसमें लिखा नहीं है लेकिन जो मेन आर्टिकल है वो देखो ये वाला है। कौन सा रंग इस्तेमाल कर, ब्लैक। आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 हमारे देश के अंदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड करता है। तो आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट, डिमार्केट का मतलब डिवाइड होता है, मॉड्यूल में ये लिखा है और डिवाइड होता है। द पावर ऑफ सेंट्रल यानी यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय क्लासिफाइंग देयर पावर्स इनटू 3 लिस्ट। 3 लिस्ट के अंदर पावर डिवाइड की हुई है भैया, 3 लिस्ट ध्यान रखना। पहली लिस्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इसके अंदर वो सारी पावर्स है जिसमें कानून बना सकती है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेजिस्लेट का मतलब हो गया कानून बनाना, तो इसके अंदर यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो 3 लिस्ट है, कुछ कानून ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। कुछ कानून ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। तो दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अलोन कैन लेजिस्लेट। यानी यहां पर कानून बनाएगी सिर्फ स्टेट की कुछ असेंबलीज होती है, सीएम के अंडर में होती है असेंबलीज, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर, मोदी जी के अंडर में है, उसे बोलते हैं पार्लियामेंट। इतना मान के चलो। और कुछ ऐसे कानून है जहां पर ये दोनों मिलकर ही बनाएंगे, तो थर्ड को बोलते हैं द कॉन्करेंट लिस्ट। 3 लिस्ट हो गई, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, जिसमें बोथ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट और सीएम की लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिलकर कानून बना सकती है, ठीक है। 1 2 3 लिस्ट के नाम ध्यान रख लेना। फिर भैया ऐसे टैक्सेस की लिस्ट बनाना जो टैक्स सरकार लगाएगी। कौन सी, अब बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगा सकती है वो देखो। द यूनियन गवर्नमेंट कैन लेवाई टैक्सेस। कौन कौन से टैक्स लगाएगी भैया, टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स कौन लगाता है हमारे देश में, कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगाता। वैसे तो हमारे देश में एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स है ही नहीं, ठीक है। चलो जी, फिर यानी हर तरीके की इनकम पे टैक्स लगाती है सरकार, सिर्फ एग्रीकल्चर की इनकम पे टैक्स कोई भी नहीं लगाता, ठीक है, ध्यान रखना। चलो जी, पेन यहां पर दूसरा ले क्या, हरा। कस्टम एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है। एक्साइज ड्यूटी होती है सर्टेन गुड्स पे, सब पे नहीं, कुछ लिमिटेड गुड्स है उन पे। कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट होता है। इन सब चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। लेकिन जो भी कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट होती है उसमें लैंड भी होती है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, उस पर नहीं लगाएगी। टर्मिनल टैक्सेस होते हैं, अलग अलग टर्म पे अलग अलग टैक्स देना पड़ता है, अलग अलग स्टेजेस पर। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के टैक्स होंगे, सेंट्रल जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस अदर देन स्टैंप ड्यूटीज। स्टैंप ड्यूटी को छोड़कर बाकी सारे टैक्सेस जो एक्साइज ड्यूटी के अंदर आते हैं, जो भी है सारे सारे जो भी लिखे हुए, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। खैर आजकल तो
बताता हूं अभी थोड़ी देर में। एक लिस्ट और देख लेते हैं जहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवाई टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाती, बोलती हमारी तरफ से माफ है, लेकिन चाहे तो हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार वो लगा सकती है, स्टेट के लेवल पे लगा सकती है। एग्रीकल्चर लैंड पे भी टैक्स लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, तो एग्रीकल्चर इनकम पे लगा सकती है, लैंड पे भी, बिल्डिंग पे भी। मिनरल के राइट्स होते हैं। अब तुम देखोगे ना, मिनरल्स, मिनरल्स कहां पर है ज्यादा? मिनरल्स को क्या बोलते हैं? खनिज। ये कहां है, कहां निकलता है? लोहा, इस्पात, है ना, जो खाने होती हैं इनकी, भाई उस पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। बिजली पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, गाड़ी पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, टोल टैक्स होते हैं स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं। सीए प्रोफेशन बन जाओगे तो उस पे टैक्स लगेगा, तो वो भी समझ रहे हो ना, प्रोफेशन पे टैक्स जो लगता है, प्रोफेशनल इनकम पे जो यहां लिखा है, अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, वो अलग है, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं है ये। एज वेल एज द कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू पे टैक्स लगेगा। एंड इंपोज एक्साइज ड्यूटीज ऑन सर्टेन गुड्स, यानी एक्साइज ड्यूटी कुछ चीजों पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कुछ चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। एक्साइज ड्यूटी का अलग अलग है, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 268 से 281, 268 से 281 टोटल मिला के होगा ये 14 आर्टिकल्स, ठीक है। 14 आर्टिकल्स के अंदर लिखा है कि जो फाइनेंस है, पैसा है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग राज्यों में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस आपको ये जानना है। और यहां पर आपके काम की एक चीज हो रहा है, जो सबसे मेन आर्टिकल मुझे लगता है एग्जाम में आने लायक यही वाला है, ये वाला 280। आर्टिकल 280 पिंक कलर से देखेंगे, 280, आर्टिकल 280 में लिखा है कि हमारे देश के अंदर एक कमेटी बनाई गई है, आरबीआई में बनती है कमेटी, वो उस कमेटी का नाम है फाइनेंस कमीशन। चुपचाप से बता रहा हूं, किसी दूसरे को मत बताना। फाइनेंस कमीशन एक ऐसी कमेटी है, ऐसा ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है, जहां पर फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है, मतलब डिसाइड करती है कि जो पैसा आया है वो किस तरीके से सेंटर और स्टेट में बांटा जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और पेपर में क्वेश्चन आता है फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 280 में। भेजे में अभी घुसा दो, ठीक है, भेजे में अभी घुसा लो। तो आर्टिकल 280 में बोलता है कि हमारे देश में एक फाइनेंस कमीशन है, ये फैसिलिटेट करती है कि ये रेस्पॉन्सिबल भी होती है कि जो फाइनेंस है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है, किस तरीके से टैक्सेस का जो शेयर है इन दोनों में बांटा जाएगा, ठीक है, कितना किस में बांटा जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना, ये फैक्ट मेरे बोलने से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जी, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, पहले कभी तुमने देखा नहीं। मान लो, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एग्जाम्पल, ये सच्ची बात नहीं है, एग्जाम्पल है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने टोटल 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, इसने बोला 100 में से 60 रुपया हम स्टेट को दे देंगे, इसको दे देंगे स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ, देते तो है ये, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, शेयर का, शेयर बांटा है ना, 100 का 60% यहां दे दिया, शेयर को इक्विटी भी बोल देते हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वर्टिकल इक्विटी। अब भाई इंडिया में तो 28 स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट में, जैसे कि मानो हरियाणा में कितना जाएगा, यूपी में कितना जाएगा, बिहार में कितना जाएगा, पंजाब में कितना जाएगा, हिमाचल प्रदेश में कितना जाएगा, उत्तराखंड में कितना जाएगा, मध्य प्रदेश में कितना जाएगा, गुजरात में कितना जाएगा, अलग अलग में कैसे जाएगा। तो जो ये 60 आया है, ये ऐसे कितना बटेगा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है। कोई पूछेगा वर्टिकल इक्विटी क्या है, तो सेंटर से स्टेट में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो वर्टिकल इक्विटी है। फिर ये स्टेट आपस में कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल इक्विटी है। चाहे वर्टिकल इक्विटी हो चाहे हॉरिजॉन्टल इक्विटी हो,
ये दोनों रिकमेंड किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन से। कोमल वर्मा, अलग अलग स्टेट है, राजस्थान भी 28 स्टेट होंगे, ठीक है। तो लिखा है यहां पर द फाइनेंस कमीशन कंसीडर इशू रिलेटेड टू वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। फाइनेंस कमीशन ही सारे इशू देखती है कि कैसे फंड्स को एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा किया है तो उसका भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी पैसा इकट्ठा करती है सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिलता, कुछ अपने पास रखती है, कुछ स्टेट में बांटती है, ठीक है। और अभी तक हमारे देश में कितनी फाइनेंस कमीशन बन चुकी है? एक बनी, कुछ सालों तक काम करती है, फिर वो नेता पुराने हो गए, मतलब इकोनॉमिस्ट पुराने हो गए या कहीं और चले गए, फिर दूसरी बनती है, फिर तीसरी बनती है। तो सूर्यांश ऐसे कर करके हमारे देश में 15वीं फाइनेंस कमीशन चल रही है। कौन सी? 15वीं। आजादी से लेकर आज तक 15 फाइनेंस कमीशन बची है। और इसने बोला है 2021 से लेकर 26 तक, अभी 2024 चल रहा है, तो 5 सालों के बारे में इसने बता दिया। कहता है कि इन 5 सालों तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा टैक्स के तौर पर, वो 41% स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तो लाइन सुनना, मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन भी है, अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है, नया नवेला। कहता है इन 5 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी पैसा इकट्ठा करेगी उसका 41% स्टेट में बांट देगी। तो एक वर्टिकल इक्विटी दे दी इसने। वर्टिकल कितना कितना स्टेट आपस में बांटेंगे ये नहीं बताया, वर्टिकल डेवोल्यूशन, डिवीजन बता दी एक तरीके से, ठीक है। और लिखा है, कहता है द क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अमंग स्टेट्स आर इनकम डिस्टेंस। कहता है किस बेसिस पर बांटेगी? वो इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे बांटेगी भैया, इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे। ये इनकम डिस्टेंस क्या होता है ये समझा देता हूं मैं आपको। देखो जी, आप मेरी बात समझो। देश में सबसे ज्यादा इनकम अर्न करने वाला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र मान लो 100 रुपए की इनकम अर्न करता है। सबसे कम इनकम अर्न करने वाला उड़ीसा मान लेता हूं, मान लो ये 10 रुपए की इनकम करना है। तो यार क्या डेवलपमेंट सिर्फ महाराष्ट्र में होगी, उड़ीसा में नहीं होगी? समझे? तो सरकार क्या करती है, यहां से टैक्स लेती है और यहां के टैक्स का पैसा इसको दे देती है। तो सरकार देखती है इन दोनों के बीच में इनकम डिस्टेंस है भाई 90 रुपए का, 100 ये कमाता है, 10 ये कमाता है, 90 का इनकम डिस्टेंस है। तो इसका मतलब इसमें पैसा खर्च नहीं होगा क्या? अगर इस पे खर्च नहीं हुआ, रोड नहीं बने, स्कूल नहीं बने, हॉस्पिटल नहीं बने, तो उड़ीसा की डेवलपमेंट कैसे होगी? तो ज्यादा पैसा उड़ीसा को दिया जाएगा। समझे? ये तरीका होता है, ठीक है। तो बोला है इनकम डिस्टेंस, यानी यहां पर देखा जाता है स्टेट की अपनी अपनी इनकम। तो जो हाईएस्ट इनकम वाला होता है उससे तो मस्त टैक्स ले लिया जाता है, और आगे किसको दे दिया जाता है? जो कम इनकम वाला होता है, ठीक है। ये देखा जाता है हाईएस्ट इनकम, हाईएस्ट एरिया भी देख सकते हैं, पॉपुलेशन भी देख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं देखने के। बस इतना ध्यान रखना, तुमसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इतनी बकलोलियां नहीं मारनी इसमें, सिर्फ जो वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है बस। और जितना बोल दिया उतने से डंके की चोट बताता हूं। अब देखो जी, यहां पर टैक्स की बात कर लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात को। जीएसटी की बात करूंगा, थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी हो जाए दोस्तों। 1 जुलाई जीएसटी बहुत सारे चैप्टर्स में आ गए। 2017 को इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ। 1 जुलाई 2017 को हमारे प्यारे देश भारत में जीएसटी आ गया। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सुनना जरा मेरी बात। टैक्स को हमारे देश में 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो 2017 में लगभग सब के सब, सारे नहीं लेकिन लगभग सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब कर दिया, मर्ज कर दिया और एक नया टैक्स बना दिया जिसे बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी देखो जी, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? ऐसा कोई भी टैक्स जो गुड्स पे लगे या सर्विस पे लगे उस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि सोचो,
मैं तुम्हें टैक्स के बारे में बताता हूं, जरा ढंग से देखना जरा। अब ये प्रिया की बात बीच में आई गई है। प्रिया समोसे वाली से समझते हैं, इसने मुझे समझाया था, इसने मुझे बताया कि जब यहां पर समोसे का प्रोडक्शन होता है ना, कितने समोसे बनाए, मान लो इसने 5,000 के समोसे बना दिए, तो इस पे ये टैक्स देती है। प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स जो दिया जाता है, इस टैक्स को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। हो गया। अगर प्रिया इस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करेगी तो इसके ऊपर टैक्स दिया जाता है। अगर अपने ही राज्य में सेल कर देगी तो उसे बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर ये अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में बेच रही है तो उसे बोलते हैं सेल्स टैक्स। देख रहे हो, सेल्स टैक्स और वैट सेम ही है, नाम बदल दिए। तुम अपने ही स्टेट के अंदर माल बेचोगे तो वैट लगेगा, और अपने स्टेट से बाहर बेचोगे तो एक टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स। फिर प्रिया की कंपनी की बात करो तो प्रिया की कंपनी कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, होम डिलीवरी वगैरह, ठीक है। तो उससे जो पैसा कमाती है उस पर देती है सर्विस टैक्स। ऐसे बहुत सारे टैक्स दे रही थी ये। मान लो 5% टैक्स यहां दे दिया, 5 यहां दे दिया, 5 यहां दे दिया, 15% टैक्स देना पड़ गया। सरकार ने बोला प्रिया इतने सारे टैक्स मत दे, एक नया टैक्स ले आते हैं जिसका नाम है जीएसटी, यही वाला टैक्स देना है तेरे को। अब इस जीएसटी में हो गई लड़ाई, जीएसटी में हो गई बड़ी लड़ाई, कन्फ्लिक्ट। भाई जीएसटी का जो प्रपोजल है वो 2005 से चलता आ रहा है, लॉन्च तो 17 में हुआ है, बहुत पुराना मुद्दा है जीएसटी का। क्या ये बोलते हैं एक ही टैक्स लगा देगा। जीएसटी बोलता है काफी सारी गुड्स है जिस पर 0% टैक्स है, लगेगा ही नहीं। काफी सारी पे 5% लगेगा, किसी किसी पे लगेगा 12%, किसी किसी पे लगेगा 18%, किसी किसी पे लगेगा 28%। इससे ज्यादा जीएसटी नहीं है। लेकिन उसका क्या, जैसे दारू है, दारू पे तो पहले से 60% टैक्स लग रहा था, तो दारू पे भी जीएसटी लग जाएगा तो सरकार को नुकसान हो जाएगा, इसलिए दारू पे जीएसटी नहीं है। पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे पुराने वाला सिस्टम चलता है, टैक्स का अलग अलग टाइम पर अलग अलग टैक्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जीएसटी लग गया। मैं जीएसटी का टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। जीएसटी के चक्कर में एक बसूड़ी हुई है बहुत बड़ी। भाई साहब, स्टेट गवर्नमेंट कहने लगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, कहती है मेरे पास 100 रुपए का टैक्स का पैसा आता है, लेकिन अगर जीएसटी लग जाएगा ना तो मेरे पास टैक्स का पैसा 80 आएगा। यानी जीएसटी के लगने से कुछ टैक्स रेट में बदलाव होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होगा। कितने रुपए का? 20 का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बोला जो भी तेरे को जीएसटी लॉन्च होने की वजह से लॉस होगा, इसको तो फाउंडेशन में पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन सिर्फ बता रहे हैं कि जीएसटी लॉन्च होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट को जो भी लॉस हो रहा था, सभी को नहीं हो रहा था, किसी किसी को हो रहा था, तो इस लॉस को सरकार कॉम्पनसेट कर देगी। क्या कर देगी? कॉम्पनसेट कर देगी। तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन भी दे रही है जिस जिस स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, ठीक है। बस अब वो नुकसान होने बंद भी हो गए हैं। चलो जी, तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है स्टेट लेवाई एंड कलेक्ट स्टेट जीएसटी है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ हाँ, सुन लो मेरी बात। मैं खाना खाने गया एक रेस्तरां पे, रेस्टोरेंट बोल लो, अरे इसको, एक ढाबे पे खाना गया, ढाबे पे खाना खाने गया, मैंने 100 रुपए का खाना, 1000 का खाना खा लिया ये मान लो, तो इस पर देखा मैंने 18% का जीएसटी लगा हुआ है। कितना? 18% का जीएसटी। तो 1000 का मैंने खाना खाया, इसके ऊपर मुझे एडिशनल 18% देना पड़ रहा था। काफी सारी जगह इस बिल के अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन वहां पर ऐसा था। तो 180 रुपया हो गया। तो 1180 दूंगा मैं, इसमें से 180 का जो जीएसटी है वो सरकार को मिलेगा। अब सरकार, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा या सेंट्रल को? सरकार इसको बांटती है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, इसे बोलते हैं स्टेट जीएसटी। कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, उसे बोलते हैं सीजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल।
तो पैसा डिवाइड होता है। अगर वो स्टेट नहीं होती तो यूनियन टेरिटरी होती, दिल्ली है तो उसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी, है ना। ऐसा ही डिवाइड होता है, समझे बात को। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा भाई, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। एक और देखो, मान लो राजस्थान में कुछ माल बनाया गया, ये माल बनाकर भेज दिया गया यूपी, ठीक है जी। तो बताओ, अब पहली बात ये था पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, ये है पॉइंट ऑफ सेल। तो टैक्स एक ही बार लगना है। राजस्थान में टैक्स लगेगा या यूपी पे? सरकार ने डिसाइड किया यूपी पे ही टैक्स लगेगा। किस पे टैक्स लगेगा? यूपी पे टैक्स लगेगा, ठीक है। जो जहां पर माल बिकता है वहां टैक्स लगेगा। तो जब दो राज्यों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही हो ना, तो जब ऐसा डिस्प्यूट हो, ऐसे वाले जीएसटी को बोला है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी के मेरे ख्याल में 4 फॉर्म हो गए। एक, जीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा मिलेगा, वो एसजीएसटी। एक मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं सीजीएसटी। और कभी कभी ऐसे ट्रांजैक्शन में पैसा किसको मिलता है? आईजीएसटी। और कभी कभी दिल्ली का केस हो तो वहां पर यूटी जीएसटी लगता है। मैंने कुछ भी नहीं समझाया भाई, सिर्फ ये शब्द समझाए हैं, इतना ही मॉड्यूल में था। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, वरना तुम्हारा ही समय खराब होना है यहां पर, क्योंकि जीएसटी का तो टॉपिक तुम्हारा इंटर में आने वाला है, वहां पढ़ना है इसको। तो बोला है स्टेट लेवाई का मतलब लगाना, स्टेट लगाता है जीएसटी मान लो, एंड यूनियन गवर्नमेंट लगाती है आजकल सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी। और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी भी होता है आईजीएसटी, ये इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर लगाया जाता है। एक यूटी जीएसटी भी होता है जिसकी इसने बात लिखी, ठीक है। कहता है फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, सरकार स्टेट को कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि कुछ स्टेट्स को जीएसटी की वजह से नुकसान हो रहा था, ठीक है। सेस इज लिवाइड ऑन लग्जरी गुड्स एंड डिमेरिट गुड्स एंड द प्रोसीड आर क्रेडिटेड टू द कॉम्पनसेशन फंड। अब देखो मस्त लाइन क्या है, ये स्टार लाइन है भाई, यहां से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। यहां कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल तो दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि जिस भी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी की वजह से नुकसान हो रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी कहां से पैसा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है जो लैम्बोर्गिनी, गुची, अरमानी, लुई विटोन के कस्टमर होते हैं, जो लग्जरी आइटम खरीदते हैं, इस पे हम थोड़ा एडिशनल टैक्स लगाएंगे, इसे बोलते हैं सेस। एक एडिशनल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है और जो एडिशनल पैसा आ रहा है उसको डाल रही है कॉम्पनसेशन फंड में, यानी सरकार ने कॉम्पनसेशन फंड बना दिया, इसमें पैसा डाल रही है सरकार। और ये जो कॉम्पनसेशन फंड में जो पैसा रखा हुआ है, यही पैसा दे देती है सरकार स्टेट को कॉम्पनसेशन के तौर पे। देखो ना, फिर से कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर से कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा था जीएसटी की वजह से, इसको कॉम्पनसेट करने का वादा कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन सरकार ये पैसा लाएगी कहां से? सरकार कह रही है जो लग्जरी आइटम होती है हम उस पर एक एडिशनल टैक्स यानी सेस लगाएंगे और ये सेस का पैसा इकट्ठा करेंगे कॉम्पनसेशन फंड में, कॉम्पनसेशन फंड में इकट्ठा करेंगे और जो यहां पैसा होगा इसको देते रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि उसको लॉस हुआ है। ठीक है जी, ओके। बस भैया आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। ठीक है, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन वाज एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years टू इनेबल स्टेट्स टू टाइड ओवर द पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन। कहता है जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है इसको 5 साल तक बढ़ा दिया गया था, यानी सरकार ने वादा नहीं किया कि जिंदगी भर तुम्हें कॉम्पनसेशन देंगे। कहते हैं कोरोना आ गया, इससे तुम्हें कुछ फर्क पड़ा होगा, मतलब नुकसान हुआ होगा, तो उस नुकसान से उभरने के लिए, टाइड ओवर का मतलब होता है उभरना, उभरने के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन को 5 साल तक इनेबल कर दिया गया, ठीक है ना, 5 साल तक। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। तो दिस इज इट। अब देख लो भैया इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अभी इंपॉर्टेंट क्या क्या है। बच्चा पूछेगा सर इंपॉर्टेंट बता दो जहां से पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम मेरे से पॉइंट पूछोगे
पेपर में कहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर से देखोगे राज्य, तो देखो पहली बात तो गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस हैं पब्लिक फाइनेंस के हिसाब से। ये तीनों फंक्शन में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, मैंने बताया हुआ है। कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक है, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक है, बताया हुआ है। ठीक है, किस फंक्शन की क्या मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, ये बताया हुआ है। एक क्वेश्चन 100% यहां से बनेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनेगा यहां से वर्टिकल इक्विटी और हॉरिजॉन्टल इक्विटी। क्वेश्चन बन सकते हैं आर्टिकल के जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो 246 जिसमें 3 पावर देश की लेजिस्लेशन की 3 लिस्ट बनाई हुई है पावर की, एक 280 जिसमें फाइनेंस कमीशन बना रखा है, एक क्वेश्चन आपका ये जीएसटी कॉम्पनसेशन का, जीएसटी से रिलेटेड, और एक कौन कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए इन शॉर्ट के अंदर। ठीक है आदित्य पांडे, तो लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस कि आप उनका जवाब मुझे दें, यहीं से पूछे हुए क्वेश्चंस, तो एक बार देख लेते हैं। देखो ये बोल रहा है, लो जी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं, मैं ऐसे टाइमलेस पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आपको सारी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं। कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आप ये लाइनें पढ़ोगे तो सही लाइन कौन सी है, लिखिए सी पे, फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व द यूज ऑफ चेंज इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी स्पेंडिंग। कहता है फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है टैक्स में बदलाव करना और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में बदलाव करना। यस ये बात सही है। और मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व करती है चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट। मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करना मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ये दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट लिखी है, बाकी अलग अलग ऑप्शन में ऊपर नीचे की हुई डेफिनेशन, किसी की कहीं किसी की कहीं। तो यार यहां पर सी वाला राइट आंसर है। दिव्यांश अग्रवाल सबसे जल्दी आंसर दिए हैं। अच्छा जी, ये लो जी, आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। कहता है इन चारों में से सही लाइन कौन सी है, सही लाइन कौन सी है, एक एक करके पढ़ते हैं। सही लाइन कौन सी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टैक्स एग्रीकल्चर इनकम एंड मिनरल राइट्स। नहीं नहीं, मिनरल राइट और एग्रीकल्चरल इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ये पहले ही मैंने बताया था। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कैसे होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। जी हां यही करती है, आर्टिकल 280 भी यही बोलता है, इस बात को ध्यान रखना, यही सही है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ गया, देख रहे हो, देखते देखते क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन करके थोड़ा फायदा होगा। वंश, रोहित, सरिश, आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन है, ये जीएसटी कॉम्पनसेशन किसको दी गई है, जीएसटी कॉम्पनसेशन गिवन टू, जीएसटी कॉम्पनसेशन उन स्टेट्स को दी गई है, कौन से स्टेट को, जिस स्टेट के अंदर जीएसटी की वजह से लॉस हो रहा था। तो क्या दिया हुआ, टू द स्टेट टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने की वजह से जिन स्टेट में लॉस हो रहा था वहां पर ये दे दी गई। सी वाला सही है। नवरीत, अक्षत और देव, दीज आर द टॉपर्स। ओके चलो जी, एक क्वेश्चन करा दें। चलो जी, कहते हैं जो फेडरल सेटअप होता है यानी फेडरल गवर्नमेंट होती है, इसमें स्टेबलाइजेशन फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, कौन सी गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। तो यार ये तो बता दूंगा, स्टेबलाइजेशन फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, इसका किसी को मौका नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ओके चलो जी आगे आ जाओ। देखो ये पूछा है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा है वो एक दूसरे में कैसे डिवाइड होगा, इसका ठेका किसने लिया हुआ है। नीति आयोग जो पढ़ा नहीं तुमने अभी, सेंट्रल बैंक जो अगले चैप्टर में पढ़ोगे, फाइनेंस कमीशन ने ठेका लिया हुआ भाई, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। पोल चालू नहीं किया था यार। ओके सेंट्रल और स्टेट में पैसा कैसे बढ़ना है, ये लो जी अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, खुद पढ़ो और जवाब दो। फिजिकल फेडरलिज्म की डेफिनेशन पूछी है, खुद पढ़ो और जवाब दो। चलो जी
फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और रिसोर्सेस हैं वो कैसे अलग अलग लेयर ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होंगे। हाँ वो पृथ्वी में बहुत जल्दी एंड कर रहा था, अब दे दिया आपको मैंने। अलग अलग लेयर होती है ना गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और लोकल गवर्नमेंट। तो इट इज डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज, ड्यूटीज भी आना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आना चाहिए, बस इतनी सी लाइन लिखी हुई है, अमंग डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज द डेफिनेशन। मुस्ग्रेव के हिसाब से इतना ही बनता है। मुस्ग्रेव ने बहुत ज्यादा बातें कही हैं लेकिन बहुत थोड़े में कह दी। नरूतो फरहान, रुशील मित्तल और मयंक सिंह यहां पर टॉप पे हैं। अगला चलेंगे यार, कुछ टैक्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, नन ऑफ द अबव। इन सब में से ऐसा कौन सा टैक्स है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा? इसके लिए मैं तुम्हें टाइम वाला पोल दूंगा, 30 सेकेंड्स। बताओ जरा, स्टेट गवर्नमेंट इन सब में से कौन सा टैक्स लगाता है? अच्छा फैदल शेख साहब, मैं देखता हूं। तो नितिन सर की क्लास का कल तक बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन की बात रही बेटा, साथ साथ में रिवीजन करते रहो। चाणक्य 2.0 बैच है, वहां पर आपके जो चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से रिवाइज कर लो। मैंने बता रखा है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 जो जो करा रखे मैंने वो तो रिवाइज करो, हैंड टू हैंड करते रहो, ठीक है। श्वेताक्षी, अच्छा भाई साहब, इनमें से कोई भी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। उल्लू बनाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, देखा। रुशील, लवेश और यश, दीज आर द टॉपर्स। चलो जी, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन ने, 15th फाइनेंस कमीशन ने 5 सालों के लिए बोल रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी टैक्स मिलेगा उसका 41% वो स्टेट गवर्नमेंट को बांटेंगे, ठीक है। 41% 5 सालों तक बोल रखा है। तो फिर तो मुझे लगता है 5 साल बाद सिलेबस चेंज हो जाएगा, है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज। सोशल सेक्टर की सर्विसेज मतलब सोसाइटी को वेलफेयर के लिए कुछ प्रोवाइड करना, जैसे कि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह खोलना। ये सरकार में अगर बात की जाए तो कौन सी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये मोदी जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, या फिर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की? ये तो है ही नहीं, पंचायत की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टेट, सेंट्रल या स्टेट, दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम्हें क्या लगता है? देखो, प्रोवाइड तो दोनों ही करते हैं भाई। दिल्ली में मैंने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल है, एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं। तो प्रोवाइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए ठप्पे की, ठप्पा किस पे लगा हुआ है, तो ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसके साथ जाएंगे। देव गुप्ता, फैजान और फरहान, अच्छा। अच्छा भाई, ये चीज मैंने वहां बताई नहीं थी, लेकिन यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में एक वर्डिक्ट पास की थी, मतलब एक ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऐलान क्या किया था? ऐलान किया था भाई, हाई लाइन, द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव इक्वल साइमल्टेनियस पावर्स टू मेक लॉ ऑन जीएसटी। कहता है जीएसटी के ऊपर अगर कानून बनाना है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बराबर है। यहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बराबर है। अच्छा पृथ्वीराज सिंह, अगर जीएसटी की बात की जाए तो प्लीज आप इसको ध्यान रखना, ये मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है, ओके। चलो जी, अब 2021 से 26 के टाइम पर भैया जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को
रिसीव करेगी उसका 41% वो स्टेट को बांटेगी, है ना। तो क्या क्राइटेरिया था उसके पीछे क्राइटेरिया था इनकम डिस्टेंस। मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र और उड़ीसा का एग्जांपल लिया, इनकम डिस्टेंस भी बताया था। उस कंट्री की पॉपुलेशन भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है। पॉपुलेशन को बोलते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, राइट, है ना। तो उसमें इनकम टैक्स और फिस्कल एफर्ट्स हो सकते हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो सकते हैं, फॉरेस्ट और इकोलॉजी भी हो सकती है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, नॉट वाला पूछा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पैसा नहीं बांटा जाता। डिटेल में पूछ लिया, वहां थोड़ा सा बताया था, यहां डिटेल में पूछ लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पैसा नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, ये वाला मतलब जिस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उसको ज्यादा पैसा या कम पैसा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। जहां थोड़ी प्रॉब्लम है वहां ज्यादा पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो अब बच्चे पूछेंगे सर फॉरेस्ट क्यों है, ये भी यार डेमोग्राफी के अंदर आता है, जीव जंतुओं के अंदर आता है। ठीक है ना। टॉप पे रहे हैं फरहान, नीलेश, अक्षत। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई है, सब कुछ बताया है। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हो गए हैं दोस्तों यहां पर। अगली क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये सबसे हैवी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 सबसे हैवी चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर लिखे हैं बहुत ही खतरनाक शब्द। लेकिन ये सबसे बड़ा हाथी का दांत है, ये दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। आपको सिर्फ क्या करना है, बाबा मेरी क्लासेस अगर तुमने सिर्फ सुन ली ना, देखकर मतलब क्लास देख ली मेरी, चाहे तुम कितने भी बोर हो रहे हो, कितने भी बोर हो जाओ तुम क्लास देखकर, अगर तुमने सिर्फ क्लास देख ली, क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो तुम पेपर के सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, एक आधा डाउट्स भी देख लेते हैं बच्चों का। पोल नॉट वर्किंग, अच्छा। समर्थ जोशी, जो सेंटर और स्टेट टैक्स लगाती है उसकी एक लिस्ट बनाओ, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसकी लिस्ट बनाओ। अच्छा भूमि, ऐसे बोला जाता है, मैं समझ गया। आरटीपी सिर्फ लॉ का और अकाउंट्स का आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इको का नहीं आता। अभी कुछ भी नहीं आया, टेंशन मत लो। अरे वाह श्रेयांश त्रिवेदी, थैंक यू सो मच सर। आपके सेस लगता है फिर लग्जरी। अरे निखिल भाई पर्सनल हो गए वो। ठीक है, डिब्बाबंद फूड में 18% जीएसटी अखिलेश। हाँ लेकिन तुम्हें याद नहीं करना, लेवाई का मतलब भवानी होता है लगाना, इंपोज करना। ठीक है, ये मोहित साइंस बैकग्राउंड वालों, ये आपको ही बनाना पड़ेगा भाई। वर्टिकल इक्विटी का मतलब सेंटर से लेके स्टेट तक कैसे पैसा बांटा जाएगा। आर्टिकल 280 में आस्था लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन कैसे रिकमेंड करेगी टैक्स का पैसा स्टेट और सेंटर में कैसे बंटवारा होगा। इन्फ्लुएंजा का मतलब बीमारी होता है यार, वो वायरस काइंड ऑफ बीमारी होती है। अच्छा देवदास, वॉइस बीच बीच में कम हो रही थी, चलो मैं देखता हूं। हाँ फैजान बोल रहा है अगर टैक्स ज्यादा आया तो जीएसटी कॉम्पनसेट होगा। अरे फिर क्यों कॉम्पनसेट होगा, टैक्स ज्यादा आया तो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स सेंटर टू स्टेट इन आर्टिकल 280। हाँ नारायण, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी बचे हुए डाउट्स आपके डाउट इंजन में सॉल्व हो जाएंगे। आज की क्लास में दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही, और साथ साथ तुम्हारा प्यार बना रहे। और पेपर के लिए तो मैंने बता ही दिया कि नंबर कैसे आएंगे। ये चैप्टर सबसे ज्यादा बोरिंग होने वाला है, ट्रस्ट मी, सबसे खतरनाक चैप्टर है, लेकिन आप इसको मिस नहीं कर सकते। आप कहीं से भी आप अपने 10 नंबर खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही इतना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।